All right. Hi everyone. Good evening. कौन आ गया है? Good evening अंजलि. Good evening प्रथमेश. God evening प्रथमेश. ऐसा क्या हो गया आज? कोई स्पेशल डे है तुम्हारा? God evening. Hi जलज. Hi मानस. Very very good evening. वाह. मतलब टेस्ट अच्छा गया है तुम्हारा मानस, ऐसा लग रहा है. Hi, good evening Sanika. Good evening Rukvid. Hi Ravi. Good evening Sumit. All right, so ऑल राइट. हाय एवरीवन. तो आप लोगों का टेस्ट काफी अच्छा गया ऐसा लग रहा है मुझे. आज सब अच्छे मूड में हैं. ओह माय गॉड, आर्यन इज विद शुभ संध्या. चलो अच्छा है, अभी शुभ संध्या ही कर रहे हो, वरना शुभ रात्रि करके तुम बोलो सर हो गया आज का. ऑल राइट. तो पेपर में मतलब कुछ डिस्कस करने के लिए है ही नहीं. पृथ्वीराज ने ऑलरेडी मुझे ऐसे टास्क दे दिया है सर. क्वेश्चन 30, 31, 29 एंड 35. क्या है ये क्वेश्चन नंबर 31? बताओ जरा. मतलब मुझे कहाँ मिलेगा ये पेपर? आप लोगों ने ग्रुप पे डाला था क्या? किसी ने आई थिंक डाला भी है. लेट मी जस्ट चेक. किसी ने ग्रुप पे डाला था क्या पेपर? अच्छा हाँ, ये पूर्णा ने डाला, यही है ना? थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन. What is the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of an electron accelerated from rest through a potential difference of 6 volt if the uncertainty in position is 1 by pi nanometer? तो ये आपको इस तरीके से रिलेट करना रहेगा ना. देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी रहेगा, राइट? सो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय वी. ठीक है, यहाँ से कैसे आया? कैलकुलस से. ठीक है. नाउ अब डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा और माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा वी बाय वी. और लैम्डा को अब आप क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट के थ्रू करा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 6 वोल्ट के थ्रू, सो रूट 150 बाय 6 विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा. एंड v कितना हो जाएगा? v के लिए जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ जाएगी. तो मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाता हूँ रादर देन डूइंग क्रूड कैलकुलेशन. इसमें if I choose to write this as G, V will be, so delta x dot m delta V is greater than h upon 4 pi. तो डेल्टा V जरूर आ जाएगा. तो ये लैम्डा को हम h अपॉन एम वी लिखते थे. डेल्टा V को लिखते हैं हम h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x.
नहीं, ये तो मतलब कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है इतने अच्छे से। इसमें डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा वी बाय वी। अब इसमें जो माइनस लैम्डा रहेगा वो रूट 150/6 एंगस्ट्रॉम रहेगा, ठीक है। एंड डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स, और ये वी, तो ये एम वी एच अपॉन एम वी को वापस लैम्डा की तरह यूज कर लेंगे, ओके। तो -√150/6 इंटू -√150/6 अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। हाँ, तो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, ये 150/6 कितना हो जाएगा, 75/25, तो 25/4 पाई, और डेल्टा एक्स को कितना बोला है, डेल्टा एक्स इज 1/पाई, ठीक है। अभी एंगस्ट्रॉम में था, नैनोमीटर में, तो वो थोड़ा सा देख लेना, लाइक यू विल हैव टू एडजस्ट द यूनिट्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है एंगस्ट्रॉम में ही पूछा जा रहा है, तो ये ऊपर एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, सो एज टू गेट द वैल्यूज इन बोथ इन एंगस्ट्रॉम ओनली। ये एंगस्ट्रॉम स्क्वायर रहेगा ऊपर, और ये नीचे एंगस्ट्रॉम रहेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हो सकती है, कर दियो। हाँ, वैसे भी चलेगा ना, एक ही बात है। अब लैम्डा को डिफरेंशिएट कर दो तो भी आपका सी, ये रिजल्ट कैलकुलस से ही आएगा। अब आप डी लैम्डा बाई डी वी करो, या डी लैम्डा बाई, या डी वी बाई डी लैम्डा करो हाँ, तो you will be a little stuck with your calculation if you don't go via this approach, ठीक है। इसमें ये h अपॉन एम वी को मैंने फिर से लैम्डा लिख दिया, so as to make things easier। तो इसमें कैलकुलेशन का ट्रिक था, apart from just knowing the formula as well, ठीक है। ये h बाई एम वी को मैंने फिर से लैम्डा लिख दिया, तो कैलकुलेशन बच जाएगी। अदरवाइज तुम्हारा आंसर आएगा, नॉर्मल मेथड से भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नोट डाउन मत करो, ये कोई नोट डाउन करने वाला मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ मेथड टू रिमेंबर बाय। ये मतलब ऐसा है कि आपको स्ट्राइक करना चाहिए ऑन द गो। हाँ हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस से ही हाँ स्ट्राइक होता है। तो अब ये कैसा हो गया, दिस बिकम्स अ गुड क्वेश्चन लाइक फॉर फ्यूचर रिविजन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखना है, दैट अब रट्टा नहीं मारना है अप्रोच का, बट व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट ये क्वेश्चन, ठीक है, जब अभी आपके सामने मैंने भी पढ़ा ना, तो मैं भी स्टक हो गया था कि मैं कैसे करूं, एंड मेरे भी दिमाग में पहले यही आया था थॉट प्रोसेस कि मैं डी लैम्डा बाय डी वी कर देता हूँ, तो ये माइनस एच बाई एम वी स्क्वायर हो जाएगा, एंड फिर ये डी वी को वहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। देन आई लुक्ड एट द ऑप्शंस एंड आई रियलाइज कि यार ये इतना सिंप्लीफाइड तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे ये इसको मैं ऐसे एच अपॉन एम वी निकाल लूंगा, बट ये 1/v स्पीड को कैलकुलेट करने में तो बहुत जान निकल जाएगी, एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि इस क्वेश्चन का डेटा देख के कि इतनी गंदी कैलकुलेशंस होनी चाहिए इसमें। सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आता है, ठीक है। तो हाँ, मतलब मेक अ लॉग बुक of all these good shortlisted questions and the kind of errors that you make, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्विकली बताओ। 35 35 35 35 एन एल एम एल हो गया ना, तो 4p हुआ ना ये, पहले n फिर l फिर एम एल, n 4 है, l 1 है, तो ये 4p हो गया ना, इसमें कहाँ अटक गए। 36 में द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n प्लस l लेस देन 5, तो 36 में कैसे करोगे आप।
मतलब n इक्वल टू 1 के लिए l 0 होगा, ठीक है, तो ये काउंट हो जाएगा, ठीक है, और ml भी 0 रहेगा, मतलब आई शुड रादर ऐसे n प्लस l 5 होने लेस देन 5 बोला जा रहा है, तो n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 l 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है, n इक्वल टू 3 l 0 चलेगा 1 चलेगा बट 2 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि फिर n प्लस एल 5 से ज़्यादा 5 के बराबर हो जाएगा, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 चलेगा, 1 2 3 नहीं चलेंगे, क्योंकि फिर n प्लस एल 5 से ज़्यादा हो जाएगा, n इक्वल टू 5 एंड देन l इक्वल टू 0, 1 2 3 4 में सिर्फ 0 चलेगा, ये नहीं चलेंगे, तो अब आप काउंटिंग करो ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, मतलब ये एक ऑर्बिटल हो जाएगा, ये 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ये एक रहेगा और ये एक रहेगा, तो टोटल 11। अच्छा नहीं, ये भी नहीं चलेगा, सॉरी माय बैड, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि n प्लस एन लेस देन 5 होना चाहिए, तो 10 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत करो सम्यक, डोंट ट्राई टू गेस कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक टेस्ट के बेसिस पे यू विल नॉट गेट द आइडिया, राइट। 35 का आंसर डी दिया हुआ है, ऐसा क्यों, पक्का आप लोगों ने चेक करा है ना? आंसर की वगैरह सब आ गया ना अभी? हाँ भाई, आंसर की ढंग से चेक करो, लक्ष्मी कह रही है सी दिया हुआ है। हम्म, ठीक है, ऑल राइट, और कोई क्वेश्चन? 28 29, नहीं ये सब आने चाहिए, 29 तो मैं नहीं बताऊंगा, दिस इज समथिंग विच यू शुड बी एबल टू गेट। 28 में सिंगल इलेक्ट्रॉन energy x was provided, so it jumps to y. A single electron species in energy level n है, which has orbit energy x, ओके, तो x क्या हो गया 28 में, x is equal to minus 13.6 minus 13.6 z square by n square, एंड देन y क्या हो जाएगा, y के लिए आपको बोला जा रहा है it jumps to a higher energy level y, and it can emit 6 different wavelengths upon d excitations between these two energy levels. So delta n into delta n plus 1, ये आपका 6 होना चाहिए, तो डेल्टा n इज बेसिकली 2, तो अगर ये n है तो ये n plus 2 या n plus 3 होगा, सॉरी
डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6, तो डेल्टा n 3 होगा, सॉरी। तो ये जो हायर ऑर्बिटल रहेगा वो n प्लस 4 हो जाएगा, तो ये -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया। अब इससे n को सॉल्व कर लो ना, n प्लस 4 नहीं, सॉरी n प्लस 3, डेल्टा n 3 आना चाहिए। बस इनको डिवाइड करो तो ये जेड स्क्वायर 13.6 सब कट जाएंगे, x बाय वाई विल बी इक्वल टू n प्लस 3 अपॉन n का होल स्क्वायर, एंड सॉल्व फॉर इट। यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल s का, ये एक s का 3 p के, एक s के 3 p के, और ये एक s का, क्या बात करोगे? इतना तो कनेक्ट करो। थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा यार, ऐसे कब तक स्लो स्लो करेंगे अपन। ऑल राइट, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? ऑल राइट, कूल। देन एनालिसिस करना अपने पेपर का, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन योर एक्चुअल स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट you should be able to kind of understand how to go with this, ठीक है। सो नाउ आज की क्लास में हम गैसियस स्टेट का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, so let's begin our discussion of gaseous state chapter. Just give me 1 minute, give me 1 minute, I'll just come back.
Sorry guys. Let me come back now. So let's begin today's discussion of gaseous state chapter. So इसका एक बेसिक बैकग्राउंड आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में भी देखा था, ठीक है, बट अब हम इस चैप्टर की थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे. Now from exam perspective, the chapter is something which becomes quite important to grasp, because as a standalone chapter you may not find कि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, but this chapter becomes very important, ठीक है, very important for you to build into thermodynamics as a chapter, as well as another chapter in future called as chemical equilibrium. So इस chapter की knowledge इन आने वाले 2 chapters में बहुत यूज आती है, ठीक है. You are supposed to understand the concepts well within this chapter, otherwise you will end up struggling with one of the most important chapters going to come forward, that is thermodynamics. Now overall, if you ask me about the outline of this chapter, तो हम लोग इस chapter को 2 parts में divide करेंगे, ठीक है. Our initial phase of this chapter will be discussion of ideal gas, ठीक है, and then we will talk about real gas behavior also. Now major coverage of the chapter, you can say 70% will be associated with ideal gas and only 30% will be associated with real gas. Now having said this, many times students के दिमाग में like the first question comes in that if real gases are the ones which are real, like why aren't we studying them more? Why are we wasting our time with ideal gases? We should rather just directly focus upon real gases and understand their behavior. Now in order to help you understand, focus that real gases का जो behavior होता है वो ideal behavior से थोड़ा deviated ही रहता है. ऐसा नहीं है कि रियल गैसेस अपने आप में कुछ बहुत ही अलग सा ड्रास्टिक सा चेंज शो कर देते हैं, ठीक है. हम जो स्टडी करेंगे एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन के साथ में, जो हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ आइडियल गैस, उसी का डेविएशन इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन रियल गैसेस. एंड इफ वी डेवलप दैट बेस ऑफ आइडियल गैस quite well, then the understanding of how real gas deviates from ideal behavior becomes a very easy way to learn about real gases, ठीक है. स्टार्टिंग में you will find कि कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे रियल गैसेस के बिहेवियर के बारे में नहीं बताया जाता है. हमेशा द लर्निंग हैपेंस इन दिस वे दैट आइडियल गैस की स्टडी पहले कराई जाती है, so that you can understand how real gases are going to deviate from that behavior, ठीक है. Now having spoken about this outline, let me first start with what is the definition of ideal gas. Okay, so यहाँ पर let me begin our discussion, begin the chapter with what is meant by ideal gas for us. ठीक है. अच्छा, मैं इस चीज में नहीं जा रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस डिफरेंशिएटिंग 3 phases ऑफ मैटर, ठीक है, उस लेवल ऑफ डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि इतना बेसिक आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ के आए हो, दैट बेस्ड अपॉन द energy associated with the atoms or molecules in a substance, it can exist in solid, liquid or gaseous state. Gaseous state is the one in which the atoms or molecules possess
maximum energy, maximum kinetic energy, so to say, because the atoms can freely move in the space or the system that they are confined in. Now, what I'm going to do is I'm going to start with ideal gases and their assumptions, okay, as the first piece of information. So यहाँ पर notice करना, हम लोग जब ideal gas define करते हैं, ठीक है, after understanding what gas is, the assumption that goes behind understanding ideal gas is that there are two important assumptions. One is the actual size, or you can say volume, of atoms or molecules, or you can say particles of gas is negligible as compared to the volume of system it is present in. ठीक है, सो हम लोग एक वेसल रहेगा, वेसल के अंदर let's say there would be some gas that would be present. So what we are saying is that these actual atoms या molecules का जो volume है, ठीक है, if somehow we are let's say able to trap them all together and kind of liquefy them or solidify them, then इनका volume as compared to the overall volume of the vessel is something that can be easily neglected. Now इसका implication आगे हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ. गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसका यूज करेंगे किस तरीके से वो ऑब्जर्व करना. What we mean by this assumption is that the entire volume of system, ठीक है, the entire volume of the system is negligible or not so negligible, I should say, the entire volume of the system is available for free movement of molecules. ठीक है, ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम बोल रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी टेकन एज समथिंग व्हिच इज एंटायरली अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, सो ये वर्ड हमारे लिए बाद में इंपॉर्टेंट रहेगा. अभी तो ठीक है, अभी इतना फोकस नहीं रहेगा इसके ऊपर, बट बाद में हम लोग इसके ऊपर दोबारा आएंगे. जब हम लोग रियल गैसेस का डिस्कशन करेंगे तब मैं assumptions को रिमूव करूंगा. ठीक है, सेकेंड assumption that goes in defining this upcoming or you can say second assumption that goes in defining the ideal gas is something in this manner. Okay. There are no attractive or repulsive forces between atoms or molecules of a gas. Okay, so what we mean to say is that ये जो particles हैं, they are like hard spheres, ठीक है, and they are moving randomly, ठीक है, in any direction, and they are not attracted or influenced by each other.
ठीक है, which is kind of a wrong assumption to take in the real world, because these atoms or molecules do have attractive or repulsive forces acting between them. So we will remove this assumption while we are going to discuss real gases. But starting में अभी ideal gases के लिए we can safely take this assumption that there are no attractive or repulsive forces acting on these atoms or molecules. Now, what we mean to say by this is that ideal gas cannot be liquefied. Okay, this is something which will be our important assumption with which we are going to proceed with ideal gases for now. But हाँ, जब बाद में हम लोग real gases का discussion करेंगे, at that point in time we will ensure that we remove this assumption and then study what kind of behavior is shown by real gases. Okay. All right, so these are two important assumptions. Now let's get into the details of properties of ideal gas. Now अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो की प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे, हाँ, it is an assumption, yes, that ideal gases are something cannot be liquefied. Real gases को हम liquefy कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, how does the liquefaction process occur and how to study it. ठीक है. Now properties of ideal gas में observe करना, पहला property we'll talk about pressure. ठीक है. Now what is pressure? So we know that these gaseous atoms or molecules or particles that are present, they randomly move inside the vessel, right, by the virtue of temperature. Okay, they possess kinetic energy, they possess certain speed because of temperature, right? अगर 0 Kelvin होगा temperature, okay, which is a theoretical scenario, we will say that everything is then frozen, like there is no kinetic energy associated with particles. So यहाँ पर because of the virtue of temperature, because of that there is kinetic energy associated with particles, and as a result these molecules, they randomly move inside the vessel, inside the container in which they are present. Now as a result, what happens is that these particles, they collide with walls of the vessel. Okay, so due to collisions of gas particles, okay, with the walls of the vessel, we say pressure is exerted. ठीक है, अब होता कैसा है इसमें, एक इंडिविजुअल एटम बहुत ही छोटा है to impart any pressure, but because the number of atoms are so large, like जैसे Avogadro's number is something which is a very very large number, like so the number of molecules inside will be very very large, and then उनका overall effect is something that is observable in form of pressure. These gaseous particles or molecules, they continuously collide with the walls of the vessel. Now couple of important points to note about this property of ideal gas of pressure. So we will say that gases exert pressure uniformly in all directions. Okay? Gases exert pressure uniformly in all directions.
and we will also highlight the fact that we neglect effect of gravitation, ठीक है, on gaseous particles in this chapter. ठीक है, for the sake of understanding of ideal gases, right, हम लोग यहाँ पर अभी gravitation का effect नहीं लेंगे, ठीक है. Otherwise, you know, if there is a gravitational force which is acting downward, ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ we will say that gas का pressure ज़्यादा होगा. जैसे for example, if you think of the entire earth as a vessel, then in that case जो surface पर atmospheric pressure रहता है वो ज़्यादा होता है as compared to higher altitudes, because इतने height के fluctuation में like gravity का influence लेना पड़ता है. But let's say अगर हम लोग lab में या किसी industry में भी analyze कर रहे हैं gas के system को, where the height of the vessel is couple of meters high maybe, then in that case you do not need to take the effect of gravitation into account. ठीक है, हमारे लिए काम चल जाएगा. ठीक है, even when we are doing experimental study, ठीक है, तब भी we say that the heavier gases they settle at the bottom of the vessel, the lighter gases rise up. So that is the true real gas understanding that you have, and that effect of gravitation is something which should be taken into account while studying a mixture of gases, which is heavier, which is lighter. But again, इस chapter में we do not go into that detail. ठीक है, we right now want to understand the basic things first, ठीक है, and then move towards the complexities. अगर starting में मैं आपको gravitation का influence दिखाने लग जाऊंगा तो फिर अपने लिए थोड़ा सा difficult हो जाएगा. ठीक है, so for all practical purposes हमारे लिए अभी gases exert pressure uniformly in all directions. ठीक है, जो bias होगा direction का towards the downward direction is something that can be neglected right now. Don't need to worry about it. Now units का खास ध्यान रखना पड़ेगा. Units is something which is going to be very very crucial in this chapter. So pressure के different units होते हैं. SI unit of pressure is Newton per meter square or Pascal. Right, then there are various units जो हम लोग use करेंगे throughout this chapter. You should be very much familiar with them. 1 atm is also a unit, atmospheric pressure. This is equal to 1.01325 into 10 raised to the power of 5 Newton per meter square or Pascal. ठीक है, 1.01325 bar. ठीक है, this is another unit of pressure. और you can say 760 torr, ठीक है, और 76 सेंटीमीटर Hg और 760 मिलीमीटर Hg कॉलम. ठीक है, ये क्या रहेगा Hg कॉलम वाला, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग बैरोमीटर का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए इतने यूनिट्स काफी हैं. ठीक है, एंड और भी यूनिट्स रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉमन डे टू डे यूज में देखा हो, जब ऐसे व्हीकल्स के टायर्स में प्रेशर का डिस्कशन होता है तो इट हैपेंस इन द यूनिट ऑफ PSI, पाउंड स्क्वायर इंच. ठीक है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. बट ठीक है, वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन है. ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस काफी कन्वीनियंटली वर्क कर जाएंगे. ठीक है, ये जो Hg कॉलम वाले यूनिट्स है इनका डिस्कशन हम लोग जब बैरोमीटर पढ़ रहे होंगे तब मैं आपके साथ में करूंगा. ठीक है, हाँ, ये मैं बैरोमीटर के टाइम पे पढ़ाऊंगा डिटेल में. अभी जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाँ देयर इज दिस यूनिट ऑफ प्रेशर एज वेल. ऑलराइट, देन सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम. ठीक है, we represent it using the symbol V,
and for us it is, for a gas it is simply the volume of the system in which it is present. So we take that as the volume that is available for free movement. Now again, SI unit is something which is pretty straightforward in this case as well, right? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है. However, there are other common units also like liter. So 1 liter will be equal to 10 raised to the power of minus 3 meter cube, right? Will be equal to 10 raised to the power of 3 milliliters, right? Or you can say 10 की power 3 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सीसी स्टैंड्स फॉर centimeter cube. So 1 ml is actually 1 centimeter cube. तो ये कॉमन इंटर कन्वर्जन है बिटवीन यूनिट्स जो आपको पता रहने चाहिए. लाइक 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, राइट? dm स्टैंड्स फॉर डेसीमीटर. ये भी कई बार यूज हो जाता है. तो ये कॉमन इंटर कन्वर्जन यूनिट्स के which should be on your fingertips while solving questions. Then the third important property is temperature. This is something which again is assigned as the temperature of the system in which the gas is present. Okay, temperature of a gas is the temperature of system in which it is present. Now interestingly, यहाँ पर एक important concept रहेगा, ठीक है, which you must understand that temperature, ठीक है. वैसे तो हम लोग ये बाकी सब प्रॉपर्टीज के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है, बट टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिकली आई वुड वांट टू हाईलाइट दिस दैट टेम्परेचर इज डिफाइंड एट अ सैंपल लेवल, ठीक है, एट अ कलेक्शन लेवल. यू डू नॉट टॉक अबाउट टेम्परेचर एट एन इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का लेवल, ठीक है. what you can say is that yes, individual atom or molecule will possess certain speed, certain kinetic energy. Let's say you have a sample of gaseous atoms, ठीक है. तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि हर एटम, जो भी एटम प्रेजेंट है, सबकी सेम स्पीड है, ठीक है. किसी की कम स्पीड होगी, किसी की ज्यादा स्पीड होगी. So what we are representing here is an average representation of the entire sample, okay. So this temperature that we define for gases is defined at a collection level. It is not something which is going to be discussed at an individual atom or molecule level, ठीक है. तो ये एक चीज अपन ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा. Now SI unit, again टेम्परेचर का SI यूनिट क्या रहता है, right? SI unit of temperature is Kelvin. We represent it using a capital K. Now within this, now you notice how it is going to work with other units also. Interconversion between other units of temperature यहाँ पे notice करना. ये एक relationship रहेगा. Temperature in Kelvin minus 273 upon 373 minus 273 will be temperature in degree centigrade minus 0 upon 100 minus 0 will be temperature in degree Fahrenheit. डिग्री ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के साथ में यूज होगा, केल्विन के साथ में मत यूज करना. minus 32 upon 232 minus
32. Now, the format with which this conversion between Kelvin and other units is written is something in this manner, that what we have written is temperature minus the melting point of H2O in whatever that unit जिसके बारे में हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, upon boiling point of water minus melting point of water. ठीक है, तो अगर मुझे कल को कोई नई यूनिट भी डिफाइन करनी है टेम्परेचर की, तो इट मस्ट सैटिस्फाई दिस रिलेशनशिप. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड. ठीक है, जैसे ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 232 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये 232 होता है या एक मिनट, लेट मी जस्ट डबल कंफर्म. 212 होता है. हाँ, माय बैड. मैं सोचूं कि 180 होता था डिनोमिनेटर में. 212 राइट. हाँ हाँ, आप लिख सकते हो ना, इसको भी 100 लिख सकते हो. ये जस्ट मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन इज 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन. तो ये इस तरीके से इस इंटर कन्वर्जन का स्ट्रक्चर है. इंटर कन्वर्जन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. Then the fourth quantity that we talk about gases is the fourth property actually we talk about is it is the property or the amount in terms of moles. ठीक है, we represent it using small n. ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेंटीग्रेड में कोई अंतर नहीं है. ठीक है, they are one and the same thing. ठीक है. Now, moles क्या represent करता है? Mole represents the quantity of gas within a system. ठीक है. All right. Now, ये जीरो है यहाँ पर. This is zero. वो नहीं है. हाँ, बोलो हर्ष, क्या डाउट है? यस सर. ये हेलो सर. हाँ सर, वो प्रेशर वाले में जैसे गैसेस मतलब एटम्स उधर हम उन्हें प्रेशर डालेंगे तो वो पास में आएंगे एंड देन एज सून एज वी रिमूव द प्रेशर वापस वो डिसोसिएट हो जाएंगे ना. हाँ, दूर दूर चले जाएंगे. ओके सर, इसलिए वो लिक्विफाई नहीं हो पाते. हाँ. ओके सर. All right. Now, these are the four important properties of gases which we are going to discuss in a detailed and a more depth manner. इसके अलावा और भी properties आएंगी धीरे धीरे. We will explore more and more properties of gases. For example, density हो गया, ठीक है, vapor density हो गया. Then we will explore property like speed of molecules, kinetic energy of molecules, the number of collisions done by molecules. तो ये सब रिजल्ट्स, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग धीरे धीरे आगे कवर करते जाएंगे. बट अभी के लिए फोकसिंग ऑन दीज फोर प्रॉपर्टीज विल डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस. राइट. सो यहाँ पर लेट मी राइट द नेक्स्ट हेडिंग इन दिस मैनर. रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो हम लोगों ने ऊपर डिस्क्राइब करी है, इनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप समझना चाहेंगे. नाउ, अब यहां पर ऑब्जर्व करना that right now the understanding which we are going to develop is based on experiments done by various scientists. ठीक है, going forward, after understanding the experimental behavior, we will also talk about a theoretical model to understand gases. ठीक है, वो theoretical model को हम लोग KTG बोलेंगे, kinetic theory of gases. Now what that model would be?
वो मैं आपको बताऊंगा. दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी एबल टू एड्रेस इन द अपकमिंग लेक्चर्स. बट अभी के लिए ये एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे. राइट. सो पहला एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग हमारा रहेगा इन फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ. ठीक है. सो लेट मी पुट द हेडिंग. बॉयल्स लॉ. अब इसके अंदर अंडरस्टैंड करना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. ठीक है. आवर ऑब्जेक्टिव will be to analyze the relationship between pressure and volume while keeping number of moles and temperature constant. Okay, that will be our objective. Now, any example which you would want to highlight as a setup for this? Okay, कैसा setup रहेगा ये? How can the setup be? So what we can say is that, say you have a vessel. ठीक है. एंड इस वेसल में ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज हैव अ गैस trapped inside, and one of the boundaries is a flexible boundary, which is say a piston, movable piston. ठीक है. एंड ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये वॉल्स आर सुपर कंडक्टिंग, मतलब परफेक्टली कंडक्टिंग. तो इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ गैस will be equal to the external atmospheric temperature and it will be constant. ठीक है. एंड ये क्लोज्ड वेसल रहेगा. ठीक है. तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे. लीक नहीं हो रहा है इसमें से गैस, कहीं से अंदर बाहर नहीं हो रहा है. सो इट इज अ क्लोज्ड वेसल. दैट मींस द गैस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, द मोल्स आर गोइंग टू बी कांस्टेंट. अब अगर मैं इसके ऊपर, ठीक है, कुछ वेट रख दूं, ठीक है, इफ आई पुट सम वेट over this, then what I will do is I will end up increasing the pressure on the gas. ठीक है. I will end up increasing the pressure of the gas, and what we see is that because of increase in that pressure, the volume that is occupied by the gaseous molecules, that decreases. So the mathematical relationship which comes out, ठीक है, the result that can be written mathematically is in this manner, that pressure is inversely proportional to volume, or you can say pressure into volume is K. K stands for a constant. Okay, this is the mathematical way of describing it. P initial V initial is equal to P final V final. Okay. Now this is something which you should also be able to depict or describe graphically, right? So inverse relationship रहेगा between two quantities. तो थोड़ा सा ग्राफ का प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखे हुए थे. P वर्सेस V का ग्राफ कैसा रहेगा if pressure and volume are inversely proportional to each other? How is PV graph going to look like? A curved graph, right? कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एंड वी कॉल दिस कर्व एज अ हाइपरबोला. ठीक है. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. ठीक है. दीज ग्राफ्स
are going to be given a generic name. ठीक है, multiple graphs draw करना चाहूँगा यहाँ पे. These graphs are going to be given a generic name called isotherms. Why? Because temperature is maintained constant while we are doing all these measurements. ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग हाइपरबोला कहेंगे. अच्छा, if I ask you to draw a graph of say not P versus V, but say P versus 1 by V. Oops. तो वो ग्राफ क्या रहेगा, कैसा रहेगा? ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, हम लोगों ने पढ़ा भी है. अभी कैसा हो जाएगा? दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई? बिकॉज y एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एक्सिस. यहाँ पर नोटिस करना. ठीक है, will not really connect origin here. We will just draw a dotted line because like zero pressure or infinite volume is something which is not going to be a practical concept. So we just leave a dotted line here. We will not kind of connect it with the origin. Right? Okay. So ये एक simple understanding थी which is called as Boyle's law. ठीक है. Now अब यहाँ पर अगर मैं एक small question आपको कराना चाहूँ, ठीक है, based on Boyle's law, something in this manner, a very simple question. So let's say there was this vessel, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर था. ठीक है, एंड इसके अंदर नाइट्रोजन गैस रखा हुआ है. ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm. ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर वेसल, ठीक है, जिसका वॉल्यूम से 2 लीटर्स है. ठीक है, एंड अभी यहाँ पर एक इनको काइंड ऑफ सेपरेट किया हुआ है, एंड दिस साइड इज initially vacuum. ठीक है, initially there is nothing present here. So if I remove the separator, ठीक है, upon removing the separator, what will be the final pressure of N2 gas? ठीक है, any answers? हाँ, शिवांग का गलत है, सुमित का भी गलत है. जल्दबाजी में केयरलेस आंसर. केदार का सही है, वेरी गुड केदार. हार्दिक गलत, अरुल गलत, शुभम सही, पूर्णा सही, यश गलत, सुरावी गलत, सम्य गलत. You are falling trap for the same careless mistake. देखो कैसा रहेगा. फाइव रेज टू द पावर ऑफ -3 atm. ये क्या करा तुमने रावी? आई एम क्यूरियस टू नो तुमने ये आंसर कहाँ से लेके आई. दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस. ऑल राइट, सो यहां पर ऑब्जर्व करना. How we are going to handle this? Initial pressure is 1 atm and initial volume
is 1 liter. ठीक है. Now अब notice करना moles initial temperature initial कुछ तो होंगे n या t. ठीक है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, मैंने वेरिएबल मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. Now once I remove the separator, ठीक है, so what will happen to moles and temperature? They are not going to change, क्योंकि इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, ये जो यहाँ पर जितने मोल्स थे, ठीक है, वही मोल्स पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे. राइट, दिस वाज जस्ट initially the volume was 1 liter, but finally the volume will be 1 plus 2 liters. The entire system will have N2 gas inside it. ठीक है, तो ये कैच स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. दे काइंड ऑफ राइट फाइनल वॉल्यूम एज 2 liters. ठीक है, यहाँ पर N2 will spread uniformly throughout the vessel. ठीक है, so the final volume will actually be 3 liters, and as a consequence अब आपको final pressure बताना है. तो now you can say that P initial will be equal to P initial V initial will be equal to P final V final, and you will get the answer that P final will be equal to 1/3 PTM. ठीक है, ये समझ में आया? धीरे धीरे आप लोग रियलाइज करोगे क्या केयरलेस मिस्टेक्स आप कर रहे हो, बट ठीक है, विद टाइम वी विल बी एबल टू वर्क ऑन. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना. दिस वाज Boyle's law. Let me move on to the next one, which is Charles' law. So Charles' law किस तरीके से रहेगा, वापस से इसी पैटर्न में चलेंगे. So objective goes something in this manner. That we'll study volume versus temperature. While keeping P and N constant. Okay, while studying pressure and while keeping pressure and moles as constant. So in this case setup का कोई एक example बताओ आप. Right, a simple setup could be like a balloon. Right, ये एक balloon रहेगा आपका. Now closed balloon है, ठीक है, and you can assume that it is also thin. ठीक है, thin closed balloon है. Otherwise क्या होता है, यहाँ पर ये जो membrane है, that also plays a role in pressure. जैसे thick balloon हो गया, for example something like a tire or a tube, it has a very thick membrane. ठीक है, that thick membrane actually plays a role in pressure, जो आप लोग बाद में स्टडी करोगे अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन. बट अभी के लिए नो कॉम्प्लेक्सिटीज, अ वेरी सिंपल केस ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन बलून. ठीक है, जिसमें कैसा रहेगा, P इंटरनल विल ऑलवेज बी इक्वल टू P एक्सटर्नल. ठीक है, ये अंदर बाहर के प्रेशर बैलेंस होते जाएंगे. ठीक है, so now what will happen if let's say you heat this up. ठीक है, if you heat this balloon, then what can happen is that
as temperature increases, volume of balloon will also increase. ठीक है, और you have this balloon, you can put it, let's say बाहर room में रखा हुआ था balloon, you put it inside the fridge and give it some time and check back again. What will happen that the temperature inside the gas of the gas inside the balloon will come down. As a result, you will find that the balloon has shrunk in its size. ठीक है, volume of the balloon decreases. So this experimental setup led to this mathematical result that we have in front of us, that volume is directly proportional to temperature. ठीक है, or you can say V by T is equal to constant. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. ठीक है, right? So as temperature increases, volume is going to increase. Now, in fact, it works the other way around also. ठीक है, it works the other way around also. That is, if volume is shrunk, ठीक है, then temperature also increases. Oh, sorry, I should rather say that you know, that will be actually more of a thermodynamic concept. ठीक है, अभी के लिए let it be. वो thermodynamic concept मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी we'll keep things simple. V is directly proportional to temperature. अच्छा, इसके ग्राफ्स जो रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, यहाँ पर नोटिस करना, ग्राफिकल नॉलेज. इनके ग्राफ्स को हम लोग कहेंगे आइसोबार्स, राइट? व्हाई वी विल कॉल देम आइसोबार्स? बिकॉज प्रेशर इज समथिंग व्हिच इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स से इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन से V and T. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को बहुत ध्यान से नोटिस करना, टेम्परेचर अगर केल्विन के स्केल में रहेगा तो the graph will be a straight line passing through origin. ठीक है, बट अगर यही ग्राफ, ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का है, बट टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में है, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ y intercept. ठीक है, it will only approach the x-axis, ठीक है, at a temperature of -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इसमें एक y intercept आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. अगर मैं आपसे लेट्स से ये ग्राफ पूछूं, what will be the graph of say V by T versus T, ये ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? Right, it will be a horizontal line because V by T itself is constant. आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना. V by T ये मैंने यहाँ पर एस्टैब्लिश करा, इट इज कांस्टेंट, सो इट विल बी जस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. समझ में आया? बिकॉज V by T इज कांस्टेंट. तो मैं अगर V by T वर्सेस V भी प्लॉट कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. द ग्राफ ऑफ V by T will be something which will be
कांस्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, देन let's take another experimental law. Okay, we call it Gay-Lussac's law. Now इसमें ऑब्जर्व करना, और ऑब्जेक्टिव विल बी to study pressure versus temperature वैसे तो मैं इसका भी आपको एक चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल के बाद में फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सो इफ आई स्टडी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, while keeping n and v the moles and volume constant, तो ये कैसा रहेगा? सेटअप तो इसका बहुत ही सिंपल होगा. सेटअप तो एक्सट्रीमली इजी रहेगा. यू जस्ट टेक एनी रिजिड वेसल, ठीक है, यू हैव एनी क्लोज्ड रिजिड वेसल, तो उसके अंदर मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड लेट्स से आप उसको हीट अप कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, pressure of the gas will increase. Like the kinetic energy associated with molecules is going to increase. They are going to strike the walls with more number of collisions and more momentum, and as a result, more force is going to be exerted. As a result, pressure is going to be increasing. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सेटअप हो गया आपके सामने, which will be quite easy to understand. अब इसका रिजल्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. P is directly proportional to temperature, or you can say P by T is constant. ठीक है, P1 upon T1 will be equal to P2 upon T2. ठीक है, हाँ. नाउ हाँ हाँ दिख रहेगा ना, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड की, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी ग्राफ बनाओगे तो भी वाई इंटरसेप्ट रहेगा उसका. ये वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा? दिस विल बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बट या दिस विल बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी आवर वाई इंटरसेप्ट. राइट, अब यहाँ पर ग्राफ ऑब्जर्व करना, ठीक है, इसके ग्राफ को हम लोग आइसोकोर कहते हैं. ठीक है, आइसोकोर्स एज इन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. तो ये ग्राफ कैसे दिखेंगे? राइट, सो इफ आई ड्रॉ द स्टार्टिंग सिंपल ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन द स्केल ऑफ केल्विन, तो अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, बट यही ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं ऑफ प्रेशर, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, चलो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कर रहे, तो इट विल हैव अ, it will be still a straight line but with some intercept. ठीक है, एंड ये यहाँ पर ये क्या वैल्यू होगा जहां पर ये ग्राफ कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को? ये कैलकुलेट करके बताओ. हाउ मच विल बी दिस बी इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में बताना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे फ़ारेनहाइट का स्केल है. अभी मैंने ऊपर बताया इंटर कन्वर्जन्स. यहाँ पर देखो ना, ये इंटर कन्वर्जन में यहाँ पे क्या करना है अब आपको? इसको 0 लिखना है टेम्परेचर को. ठीक है, केल्विन में 0, तो फ़ारेनहाइट में कितना बोलोगे आप? राइट, सो 273 into 18, or you can say 1.8 minus 32, 459 minus 459 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है. आइसोकोर,
CHORE। ठीक है, अब यहाँ वो ठीक है 0.67 वगैरह ठीक है, वो डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रख लेना, बट आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू डू दैट इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो ये आइसोकोर स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा एक और इसमें ग्राफ चलो बनवाते हैं आप लोगों से, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू ड्रॉ दैट ग्राफ, log t वर्सेस और log p वर्सेस log t, ये कैसा ग्राफ रहेगा? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ्स को आइसोबार बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ्स को आइसोकोर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ का ट्राई करो, log p वर्सेस log t का ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा log का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे हमने डिसाइफर करा, यहाँ पर आप नोटिस करना, वी स्टार्टेड विद अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट t by t इज कांस्टेंट। ठीक है, कुछ k होगा से, अब मैंने दोनों तरफ log ले लिया तो ये log p by t हो गया, log p by t is log k। ठीक है, now log p by t can be written as log p minus log t। ठीक है, इसको मैं कुछ कांस्टेंट c बोल देता हूँ, मतलब कांस्टेंट का log is also constant only, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, log p will be equal to log t plus c। तो अब ये जो है मेरा log p, ये क्या है, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ये क्या है मेरा x एक्सिस, सो y इज इक्वल टू x प्लस c, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना विद अ स्लोप दैट इज 1, तो दिस विल बी समथिंग व्हिच विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही हो। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो c का वैल्यू क्या है, but the idea is that this will be a straight line with a slope that is 45 degree। ठीक है, both are possible, ये भी possible है और ये भी possible है। ठीक है, intercept will completely depend upon the value of c, it can be positive intercept or negative intercept, क्योंकि ये जो k का वैल्यू है ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है 1 से कम भी हो सकता है ना, तो log 1 से ज्यादा विल बी पॉजिटिव, log 1 से कम विल बी नेगेटिव। आप लोगों को थोड़ा बहुत log आता है ना, ऐसा तो नहीं ना कि log एकदम जिप है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको log के बारे में कोई आइडिया नहीं है? चल रहा है आप लोगों का मैथ्स में? हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा अभी तक जाके अगर लॉग नहीं हुआ है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट, सो लॉग पी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ भी आपको समझ में आया है। ऑल राइट, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल लॉज रहेंगे। ठीक है, देन एक फोर्थ लॉ भी रहेगा, वो भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं, विच इज एक्चुअली एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ कैसा रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में एक्चुअली पढ़ा हुआ है।
that study number of mole versus volume for constant pressure comma temperature condition. ठीक है, तो इसका setup is you can something think of like filling up a balloon. ठीक है, तो उसमें कैसा हो जाएगा, लाइक मोल्स अंदर आते जाएंगे एंड उससे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू से इज दैट P internal is equal to P external. It is going to be constant and temperature inside is also equal to temperature external which is constant. ठीक है, मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. राइट, सो इसका मैथमेटिकल रिजल्ट काफी सिंपल सा ही रहेगा हमारे लिए. n is directly proportional to v और n by v is constant. ठीक है, you can write n1 upon v1 will be equal to n2 upon v2. ठीक है, तो ये कंबाइंड गैस लॉज हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे अगर इन सबको हम कंबाइन कर दें एक साथ. राइट, जैसा आपने ऑब्जर्व करा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v फॉर कांस्टेंट n, t. ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट n, p. Pressure is directly proportional to temperature for constant n, v, and volume is directly proportional to moles for constant p, t. So what you get by combining all of this is called a combined gas law, which is PV by NT is constant. Okay, this is something which is going to be quite extensively used in our upcoming calculations. ठीक है, हाँ. So this is then what leads to the development of ideal gas equation as well. ठीक है, but before we proceed into ideal gas equation, ठीक है, let me use these 5 minutes to give you a small question. ठीक है, give me just 1 minute, let me stop the screen share. आंसर छुपाना पड़ेगा उसका. आप लोग ट्राई करोगे इसको. 1 minute. ग्राफ्स के ऊपर ही क्वेश्चन है. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. Just 1 moment. So based on what we have just studied as the combined gas equation, as the combined gas law, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ्स आपके सामने ड्रॉ करें. जो पहला ग्राफ है, ठीक है, वो P वर्सेस 1/V का है. ठीक है, while keeping टेम्परेचर कांस्टेंट. तो एक ग्राफ आया किसी T1 टेम्परेचर पे, एक ग्राफ आया T2 पे, एक ग्राफ आया T3 पे. So what I have to do is identify the relationship between T1, T2, T3. कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. What I mean by relationship is कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा.
ठीक है, तो आप लोग ये वर्कआउट करके बताओ मुझे कैसा रहेगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई बता पाएगा पहले पहले का ही, चलो अगर कोई बता पाएगा तो आई एम वेटिंग, लेट मी नो। ओके, P वर्सेस 1/V। नहीं, पृथ्वीराज आपका सही नहीं है, हार्दिक आपका भी नहीं है, हर्ष, सुमित, सुबोध का सही है, हाँ सत्या का भी सही है, हाँ रावी आपका भी सही है। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज T3 greater than T2 greater than T1। करेक्ट, कैसे आया मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिक करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन यहीं पर छोड़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में विल पिक फ्रॉम हियर ओनली, आई टॉक अबाउट दीज ग्राफ्स। ये अभी के लिए आप एज प्रैक्टिस लेके जाओ। ठीक है, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? थर्टी फिफ्थ ऑफ TWT, ये कर तो लिया हम लोगों ने डिस्कस, तुम अभी से अभी भी TWT पे अटके हुए हो। कौन सा क्वेश्चन है TWT का? थर्टी फिफ्थ हो गया। हाँ, इसका बताया तो सही, 4P, क्या दिक्कत है इसमें? n इक्वल टू 1, l इक्वल टू n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, तो 4P हो गया ना, इसमें क्या पूछ रहे हो वैष्णव? ऑल राइट, चलो देन लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइस।